बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ मुख्तलिफ स्टोरीज़ आपके सामने रखेंगे, कुछ इनसाइड स्टोरीज़, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। सबसे पहली स्टोरी तो ये होगी कि जो चाइना का जो एक माहिदा हुआ है पाकिस्तान के साथ लेटली, J35C को लेके ये माहिदा हुआ था 2024 में। तो इस सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट खबर इंशाल्लाह जो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रशिया की, जो ब्रोमोस मिसाइल है जिसको हिट किया गया और जिसको इंटरसेप्ट किया गया, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। इंशाल्लाह उस बात को भी आपके सामने रखते हैं। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि जो एक माहिदा हुआ था 2024 में कि चाइना हमें 40 J35C जो कि उनका एक्सपोर्ट वेरिएंट है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो वो जेट्स पाकिस्तान को दे देगा। अच्छा, इस सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जेट्स हमें, जो 40 जेट्स थे उसमें 20 जो इनिशियल जेट्स थे वो हमें 2026 में मिलने थे। लेकिन खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ये है कि वही जेट्स की जो डिलीवरी डेट्स थी उनको कम करके उसको दिसंबर से पहले, अभी तक कोई फिक्स्ड, चूँकि दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई अनाउंस नहीं किया गया और इसको ज़्यादा तो सीक्रेट ही रखा जाता है। सोर्सेज की तरफ से कुछ एक इस तरह की जो हमें खबर मिली है कि उसको दिसंबर से भी पहले पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। याद रखें कि चाइना अमेरिका की तरह नहीं है कि जैसे अमेरिका के उसके F-16 हम 1992 से यूज़ कर रहे हैं और उससे भी पहले, लेकिन अभी स्टिल हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ सैंक्शंस हैं, कुछ इस तरह के माहिदे अमेरिका के साथ देखने को मिले हैं, स्पेसिफिकली कुछ इस तरह से कि इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई सैंक्शंस और इस तरह की कोई बात हमारे ब्रदर मुल्क चाइना की तरफ से नहीं मिली। चाइना ने खुल के हमें इजाज़त दी और इवन उसकी इजाज़त की वजह से ही हम इतनी बड़ी कामयाबी, जो कि 6 से 7 जेट्स जो फाइटर जेट्स हैं जिनमें कोई UAVs नहीं हैं, उसको क्लेम करता है पाकिस्तान। और एक चीज़ जो ख़ास मैं आपको बताता चलूँ कि जो J10 है ऑलरेडी, जो हम अपनी फ्लीट में यूज़ कर रहे हैं, J10 और इसके साथ JF-17 थंडर, इन दोनों तैयारों में PL-15 को इंस्टॉल किया गया और ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट थी। PL-15 जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, पीपल्स लिबरेशन 15, तो ये एक ऐसा हथियार था, बहुत ही जदीद हथियार PL-15, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास अपना एक छोटा IS रेडर्स होते हैं कि जो सिग्नल को ट्रैक करते हैं, और चूँकि वो रेडार उसको गाइड करता है तो ये भी गाइडेंस हैं और एज वेल एज सेल्फ कंट्रोल्ड हैं। इसमें में कुछ ऐसे AI टूल्स का इस्तेमाल किया गया, ये देखने को मिला, जिसकी वजह से ये अपने आने वाले मिसाइल से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अपना रास्ता मोड़ सकते हैं और इस तरह से रडार में आए बगैर, क्योंकि ये जो ISR रडार है ये बेसिकली रडार में नहीं आता। और आप देखें कि अगर बहुत बड़ा तैयारा, जिसके बारे में अभी जो लेटेस्ट हमें तैयारा मिलने वाला है, जिसकी बात करूँ J35C, जो कि चाइना का स्टेल्थ तैयारा है, इस बारे में स्पेसिफिकली अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो वो एक तो स्टेल्थ कोटिंग शीट से है, प्लस ये कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। स्टेल्थ कोटिंग शीट का तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या चीज़ है। वो एक ऐसा सिरेमिक है, ऐसा मिक्सचर है, ऐसा पेंट है जो कि सरफेस पे, तैयारे की सरफेस पे उसको पेंट कर दिया जाता है और बेसिकली उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आने वाले रेडर जो सिग्नलिंग है, या आप उसको इजीली अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो जो आने वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं रडार की, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। होता ये है कि रडार अपने सिग्नल्स आसमान की तरफ उसके कंटिन्यूसली सिग्नल्स वो स्प्रेड कर रहा होता है। बेसिकली वो शॉर्ट और लॉन्गर वेव लेंथ्स होती हैं, साइंस के लोग इसको बेहतर समझेंगे। तो होता ये है कि जब वो किसी कांटेक्ट में आते हैं, कोई सब्सटेंस है, वैसे तो वो सीधे निकल गए, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस कोई एयरक्राफ्ट वगैरह आ रहा है तो वो उससे डिफ्लेक्ट करेंगे, और जब वो डिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं तो हमारे पास एक इमेजरी बन जाती है कि इधर दिस इज अ जेट और समथिंग लाइक दैट। अब स्टेल्थ में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आने वाले जो भी रडार के सिग्नल्स हैं वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता। या अगर वो चूंकि रडार जो उसके साथ फिट है तो वो अपने भी सिग्नल्स हवा में वो स्प्रेड कर रहा होता है, जो जहाज की नोज टिप पे माउंटेड होता है एक
रडार, जिसको ISR रडार बहुत ज़्यादा एडवांस रडार है, और बेसिकली वो डिटेक्शन में बहुत ही छोटा आता है, जिससे ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एयरक्राफ्ट है। और उसी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि वो उसी छोटे से मिसाइल यानी PL-15 पे वो माउंटेड है, जिसकी वजह से वो एक तो रडार में उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इवन इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो S-400 की शक्ल में है, हमारी अगली बात भी इस पे होगी, तो वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। और अगर वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते तो यकीनन वो फायर नहीं होते, क्योंकि सारा जो बेस करता है वो उसकी डिटेक्शन पे है, उसके रडार सिस्टम पे है। तो S-400 यूनिट तभी काम करती है कि अगर वो उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाती किसी मिसाइल को, तो वो ऑन नहीं होती और वो मिसाइल लॉन्च नहीं करती। हाँ, अगर मिसाइल लॉन्च होता तो मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी, अ चांस, बट स्टिल मार्क 20 इतनी ज़्यादा स्पीड है कि इसको अचीव करना किसी भी मिसाइल के लिए पॉसिबल नहीं है। और यही जो कामयाबी थी वो हम फतेह 1 और 2 में भी देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे, इतनी स्पीड से कि कुछ तो इंटरसेप्ट किए गए S-400 की तरफ से, क्योंकि बहुत ही एडवांस्ड और एक अच्छा सिस्टम इंडिया के पास मौजूद है। लेकिन ज़्यादा सारों के सबको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, और तकरीबन 60% जो मिसाइल थे वो अपनी स्ट्राइक किया। उसके वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी, मौजूद हैं उसकी वीडियोस। लाइक अगर मार्क 1 इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, तो वो उसको मार्क 1 पे जब वो आता है तो स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल कर रहा है, और मार्क 2 वो स्पीड ऑफ साउंड से डबल हो गया और ट्रिपल हो गया, और देखें 20 टाइम्स ज़्यादा वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर रहा है। तो it is very very difficult to intercept that kind of speed missile from a interceptor like S-400 as well। और S-400 की बात करें और साथ ही हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की, तो बहुत ज़्यादा बात देखने को मिली, राफेल ये है, राफेल वो, राफेल तबाह हो गया। लेकिन उसके साथ साथ दो और चीज़ें बहुत खास इंडिया की तबाह हुई हैं, और एक तो है वो ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा है S-400। S-400 को उधमपुर में स्ट्राइक किया गया। उस वाले से बाद में को मोदी जी का बयान भी देखने को मिला, और वो उस जगह पे मौजूद थे। तो याद रखें कि हज़रत अपने एक यूनिट को मूव करके उसकी जगह दूसरी यूनिट को खड़े करके अपने पीछे और उसके सामने ऐलान कर देना कि दिस इज़ द यूनिट विच यू स्ट्राइक, इट इज़ क्लियरली। तो ये एक सब फसाद है। आप समझते हैं कि हमने आपके S-400 को हिट किया है, और मार्क 20 की स्पीड से ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि उसको JF-17 ने मारा, और JF-17 के लिए ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि उसने S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया। और CM-400 मिसाइल बताया जाता है, ये एक ऐसा मिसाइल है कि जिसने हिट किया है S-400 को। ये डिस्क्लोज हो गया है, काफ़ी सारे चैनल्स इसकी कंफर्मेशन दे चुके हैं कि CM-400 को यूज़ किया गया। ये क्या यूज़ होता है फ्रॉम एयर टू सरफेस। तो ये माउंट था JF-17 थंडर पे। ये इनिशियल तैयारे थे जिन्होंने टेक ऑफ किया था, और इन्होंने इनिशली इनके पास दोनों तैयारों के पास CM-400 एज वेल एज PL-15 माउंटेड थे, और इन्होंने स्ट्रेट अवे हिट किया, एक आदमपुर में और दूसरा जो ब्रोमोस की फैसिलिटी मौजूद थी उस पर हिट किया गया, और दोनों ही फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क आता है रशिया की एक टेक्नोलॉजी पे, जिसको S-400, मैंने खुद में इसका इजहार कर चुका हूँ कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन वो फेल क्यों हुआ। और यकीनन उसने अपना काम छोड़ा है, और उसका काम यही था कि आने वाले मिसाइल को जो स्ट्रेटेजिक साइट्स पे गिरेंगे, किसी ऐसी जगह पे गिरेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट जगहों पे जो गिरने वाले मिसाइल थे उनको रोकने के बजाय खुद पे जो गिरने वाला मिसाइल था उसको भी नहीं रोक पाया, और उसकी यूनिट तबाह हो गई, उसका रडार सिस्टम तबाह हो गया। बेसिकली पाइप्स तो खड़े थे लेकिन जले हुए आपने देखे हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसकी जो S-400 सिस्टम का एक स्पेसिफिक रडार है जिससे इसे कंट्रोल किया जाता है। आप उसको उसके कमांड सेंटर से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से वो मिसाइल फायर होता है एंड देन वो हिट करता है स्पेसिफिक एरिया में, और स्पेसिफिकली हम देखने को मिलता है कि उसने कोई मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया या अपनी तरफ आने वाले। लेकिन ख़ास बात यही है, और इस सिलसिले में इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ वो भी ये है कि हमें ये बताया जाता है कि जो S-400 यूनिट थी उसको जैम कर दिया गया, उसके रडार को बेसिकली जैम कर दिया गया। तो ये एक स्पेसिफिकली कुछ ऐसे हथियार से जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये वैसे कोई अब इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। एक तो हम जानते हैं वॉक्स जो कि हमारे पास मौजूद है, स्विट्जरलैंड से हमने उसको बाय किया है।
یہ بیسکلی جیمر ہے اور یوز ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ اس ٹیکنالوجی کا نہ چائنا کے پتہ ہے، نہ امریکہ کو پتہ ہے، نہ بڑے فرانس کو پتہ ہے، نہ مضبوط طاقتیں ہیں جو ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، ان کو بھی اس سسٹم کا نہیں پتہ، کیونکہ طیارے جیم کر دیے گئے. اس کے بعد S-400 کو جیم کر دیا گیا اسپیسیفکلی جب فتح 1 کو یہاں سے فائر کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ رافیل طیارہ جو ان کا لائک کراؤن جول اس کو کہا جاتا تھا انڈین ایئر فورس، اور انڈیا کا، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. PL-15 وہ اسپیسیفکلی ہتھیار ہے جس سے اسے تباہ کیا گیا، اور یہ 5th جنریشن میں انشاءاللہ گفٹ کے طور پہ ہمیں دوبارہ ملنے والا ہے ان دا فارم آف J-35C اسٹیلتھ. اور تو لائک یہ ایک مہارت ہے جو پاکستانی پائلٹس کے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس اگر اس لیول کی جو ٹیکنالوجی جو چائنا کے پاس جو موسٹ سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اٹس لائک سیکنڈ کنٹری ہو آنز J-35C دا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ. اور یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ نہیں ہے بلکہ ملٹی رولڈ فنکشن ہے. اس کی سپیڈ جو ہے وہ ماک 2.0 تک جا سکتی ہے. اس میں ایکسٹینڈڈ کٹ لگی ہے، اور اسپیسیفکلی یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا انٹرنل ویپن بے ہے. لائک یہ اس کا ویپن بے کھلے گا، فائر ہوگا، اینڈ دین ویپن بے بند ہو جاتا ہے. اس کی بیسکلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیلتھ رہے اور وہ اپنی پراپرٹیز کو لاس نہ کر سکے. یہ ایک جوائنٹ سسٹم جو پاکستان اور چائنا کا دیکھنے کو ملا. اور ابھی ایک امپورٹنٹ اور لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ چائنا نے تقریباً 24 جو انڈین اسٹیٹ تھی ان کو اپنے نام دے دیے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ نیا ایک ولاگ آپ کے سامنے پیش کروں گا. نیشنل نیوکلیئر ایجنسی فار انرجی، اس نے ایک رپورٹ یہاں پیش کی ہے. بیسکلی وہ آئے تھے، انٹرنیشنل ایک ایجنسی ہے کہ جو ان چیزوں کو لائک نیوکلیئر ایسٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، 8-10 ملک جن کے پاس نیوکلیئر کے جو ویپن گریڈ نیوکلیئر سسٹم ان کے پاس موجود ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں وہ ماؤنٹڈ ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر کہ یہ نہ ہو کہ کوئی غلطی سے یا بائی مسٹیک اور سم تھنگ ول ہیپن. تو انڈین میڈیا جو کہ گودھی میڈیا یا مودی میڈیا کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ مودی کے چیلے بنے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اندھے ہو چکے ہیں. تو ان کی طرف سے ایک اور فضول قسم کا کلیم کیا گیا. دشمن ہے، اپنی چالیں چلتا ہے. اس نے یہ چال چلی کہ ہم نے کسی نیوکلیئر فیسلٹی پہ اسٹرائک کیا ہے تو وہاں سے نیوکلیئر ریڈیشن لیک ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے لائک عوام پریشان ہے اور اسلام آباد تباہ ہے ایوری وہ جو. لیکن اس بات کو انہوں نے سیریس لیا، کیونکہ یہ ایک سیریس بات ہے. بے شک بہت ہی بے وقوف اینکرز یا بے وقوف قوم کی طرف سے آئی ہے، لیکن ہے تو ایک سیریس بات. تو وہ آئے اور انہوں نے سارا اپنا چیک اپ وغیرہ کیا اینڈ ایوری تھنگ، اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ ٹوٹلی محفوظ ہیں. اور محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ، بلکہ وہ امریکہ اور رشیا اور جتنے بھی جو ہائی لیول کے ممالک ہیں ان کی جو سیکیورٹیز ہیں، ان کے سیکیورٹی پیرامیٹرز ہیں، یا ان کی جو بریچز کنٹرولڈ ہیں یونٹس، وہ سارا کچھ بالکل ویسا اس سٹینڈرڈ پہ موجود ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. Like I am going to make a vlog in English for my international views, that what is going to be happen or what is happening actually here in South Asian region, and specifically this belt like India and Pakistan belt. This is very important that there is no lot of peoples who are talking in English, and a lot of the news is which are they are gaining from their resources is from India. And India got a very specific narrative, the Modi narratives or the Gudi narratives, whatever. مجھے دھرو راٹھی کے بیان پہ بھی ریٹیلیٹ کرنے کا کہا گیا اور اس کے بارے میں ایکسپلین کرنے کا کہا گیا. میں بیسکلی اس کو بڑا پسند کرتا تھا، لیکن اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑی مایوسی ضرور ہے. مایوسی اس لیے کہ سچ چھوڑ دیا اس نے. سچ اس کے ولاگ میں کوئی ایک 0%، جو کہ اس کی سب سے امپورٹنٹ جو اس کی خصوصیت تھی اس کے ولاگ کی، وہ یہی تھی کہ وہ سچ بولتا تھا اور اس کو ایکسپلین بھی کرتا تھا، اور اسپیسیفکلی پھر اپنے ثبوت کے سامنے وہ لاتا تھا. لیکن وہ اس میں فیل رہا اس ولاگ میں. وہ اگر اس کے بہاف پہ دیکھا جائے تو پیٹریوٹزم ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو لائک رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچے کے بیٹے، اور everybody is very much close to that person will suffer if he is not going to talk against Pakistan. So I know him کہ وہ یقیناً کسی مجبوری کے تحت. انشاءاللہ لیٹسٹ نیوزز اور امپورٹنٹ نیوزز کے ساتھ پھر ملتے ہیں.
اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.